हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू भद्रा आईएएस यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर फ्रेंड्स आपको मिलने वाली इन्फॉर्मेशन ना सिर्फ स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगी, बल्कि यूपीएससी, एसएससी और बैंकिंग जैसे दूसरे एग्जाम्स के लिए भी काफी इंटरेस्टिंग वे में आपको यहाँ कंसेप्चुअल क्लैरिटी मिलेगी। तो चलिए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, जो एक ऐसे वॉल्केनिक इशू को रेस करता है जो है साउथ इंडिया में रिसेंटली किसी स्टेट की रूलिंग पार्टी के एक प्रोमिनेंट मेंबर ने उठाई हुई डिमांड को लेकर। और ये ऐसा बहुत कुछ है इस वीडियो में आगे। तो चलिए, एक्चुअली हुआ ये है कि रिसेंटली कर्नाटका स्टेट में जो डिप्यूटी सीएम है और कर्नाटका कांग्रेस के जो चीफ है डीके शिव कुमार, उनके भाई जो एमपी भी है मिस्टर डीके सुरेश, उन्होंने ये कह दिया है कि साउथ इंडियन स्टेट्स को एक सेपरेट कंट्री करके डिक्लेयर किया जाए। पर इतना बोल्ड एंड एक प्रकार से एक्सट्रीम स्टेटमेंट देने के लिए क्या बैकग्राउंड रहा होगा, एक बार इसको समझ लेते हैं। बात ऐसी हुई है कि रिसेंटली जब 1 फेब 2024 को हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने देश का इंटरिम बजट प्रेजेंट किया पार्लियामेंट में, क्योंकि ये इलेक्शन ईयर है और इलेक्शन ईयर में इंटरिम बजट लाया जाता है फॉर अ स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि जनरल इलेक्शंस के बाद जो नई गवर्नमेंट चुनकर आएगी वो फिर नेक्स्ट फिस्कल ईयर के लिए एक कंप्लीट बजट लाएगी। तो लाइकवाइज जब इस साल का इंटरिम बजट पार्लियामेंट में टेबल हुआ, उसमें सन इंडिया के लिए कुछ ज्यादा प्रोविजंस नहीं देखने को मिली, ऐसा मिस्टर डी के सुरेश का कहना है। और उनके अनुसार जहां कर्नाटका जैसा स्टेट जो जीएसटी एंड एक्साइज ड्यूटी जैसे टैक्सेस में कई आगे रहता है, मतलब अगर टैक्सेस में देखें तो एक्साइज ड्यूटी और बाकी सारे टैक्सेस को मिलाए तो 4 लाख करोड़ का कंट्रीब्यूशन यहाँ कर्नाटका स्टेट का होता है टोटल पूल ऑफ टैक्सेस में। तो वही सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू सदर्न स्टेट्स को ही इन जनरल एंड पर्टिकुलरली कर्नाटका को उन्होंने बात की है। तो उनका ऐसा कहना है कि बहुत कम डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स और टैक्सेस में भागीदारी मिलती है। वही सेंट्रल गवर्नमेंट नॉर्थ इंडियन स्टेट्स जो कि कंपैरेटिवली कम टैक्सेस कंट्रीब्यूट करते हैं ओवरऑल ड्यूटीज एटसेट्रा के थ्रू, उनको ज्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाता है। एक तरह से उनका ये कहना है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो जो सदर्न स्टेट्स के ऊपर एक इनजस्टिस करती है, तो उसका पैसा भी उन्हीं के थ्रू आता है। मतलब साउथ इंडियन स्टेट्स का जो पैसा है टैक्सेस के थ्रू कलेक्ट किया गया, उसको वो नॉर्थ इंडियन स्टेट्स में ज्यादा बांटते हैं। तो एक तरह से यहाँ उनका ये कहना है कि जो सदर्न स्टेट्स जो ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं टैक्सेस में और नॉर्दर्न स्टेट्स जो कंपैरेटिवली कम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उनके ओवरऑल टैक्सेस के पुल में, तो सदर्न स्टेट्स का जो हायर टैक्स का शेयर है उसको अनफेयरली सेंट्रल गवर्नमेंट नॉर्दर्न स्टेट्स में ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, जो कि सदर्न स्टेट्स के ऊपर एक बहुत ग्रेव इनजस्टिस को दर्शाता है। वही इस दौरान उन्होंने जो फाइनेंस कमीशन है उसकी भी बात की है कि कैसे 15th फाइनेंस कमीशन के थ्रू सदर्न स्टेट्स पर एक और प्रकार से इनजस्टिस हुआ है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि फिलहाल 16th फाइनेंस कमीशन का कॉन्स्टिट्यूशन या गठन हो गया है, जिसके चेयरमैन होंगे मिस्टर अरविंद पनगरिया, जो हमने देखा है कि इनिशियली जब नीति आयोग बना तो उसके वाइस चेयरमैन भी रह चुके हैं। तो जो 16th फाइनेंस कमीशन है ये 1 अप्रैल 2026 से अपना काम स्टार्ट करेगा। तब तक 15th फाइनेंस कमीशन के जो रिकमेंडेशंस है वो हिसाब से देश में टैक्सेस का डिवोल्यूशन होगा। तो ब्रीफली मैं आपको बता दूं कि ये क्या चीज होती है फाइनेंस कमीशन। देखिए, फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि आर्टिकल 280 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। फाइनेंस कमीशन का बेसिक फंक्शनिंग ये होता है कि जो टैक्सेस है उसका बंटवारा कैसे किया जाए। मतलब जो टैक्सेस में से कलेक्टेड पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में या देश के एक कंसोलिडेटेड पूल में आता है, तो उस टोटल पूल ऑफ टैक्सेस में से सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स में ये पैसा कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा। और इसी के चलते ये आगे इवन सेंटर और स्टेट के बीच में का जो परसेंटेज है वो किन चीजों के ऊपर डिटरमाइंड होगा, वो क्या पैरामीटर्स होंगे, कैसे फैक्टर्स होंगे, इसको डिटरमाइन करता है। प्लस जो स्टेट्स है उनके बीच में भी कितने परसेंटेज में और किस किस प्रकार से ये टैक्सेस का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, किस स्टेट को कितना शेयर मिलना चाहिए अब उन टैक्सेस में से, ये भी फाइनेंस कमीशन डिसाइड करता है। लेकिन स्टेट्स के लेवल पर भी स्टेट गवर्नमेंट्स स्टेट फाइनेंस कमीशन का गठन करती है, जो सिमिलर ही मैनर में फंक्शन करता है। और स्टेट के अंदर जो आने वाली लोकल बॉडीज है और जैसे पंचायत है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस, म्यूनिसिपैलिटीज, इनके बीच में टैक्सेस का डिवोल्यूशन कैसे होगा उसका फॉर्मूला स्टेट फाइनेंस कमीशन तय करती है। बेसिकली इनका यहाँ कहना यह है कि जो 15th फाइनेंस कमीशन है उसने अपने जो क्राइटेरियाज डिफाइन किए उसमें पॉपुलेशन को भी वेटेज दिया गया है। और क्योंकि 2021 में कोविड के चलते देश में सेंसस नहीं हुआ था, सेंसस की एक्टिविटी को कराना उस टाइम पर पॉसिबल नहीं था, और इसीलिए अब भी हम लोग ऑफिशियल पर्पसेस के लिए 2011 के सेंसस का डेटा ही यूज करते हैं किसी भी प्रोसेस में। तो उसी हिसाब से 15th फाइनेंस कमीशन ने भी 2011 का सेंसस डेटा यूज किया है। पर इस प्रोसेस में उनके अकॉर्डिंग सदर्न स्टेट्स ने एक्चुअली अच्छा काम किया है पॉपुलेशन कंट्रोल करने में, और वही नॉर्दर्न स्टेट्स में पॉपुलेशन ये अनकंट्रोलेबली बढ़ रही है। तो जबकि सदर्न स्टेट्स ने पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए एक प्रोग्रेसिव स्टेप लिया, पर फिर भी इस क्राइटेरिया के कारण जिसमें पॉपुलेशन को भी एक पैरामीटर माना गया है टैक्सेस के डिवोल्यूशन में, तो जहां फंड्स के एलोकेशन में पॉपुलेशन को भी एक क्राइटेरिया माना गया है, तो ये सदर्न स्टेट्स के ऊपर एक इनजस्टिस है, क्योंकि नॉर्दर्न स्टेट्स को बिकॉज ऑफ देयर मोर ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड हायर पॉपुलेशन ज्यादा एलोकेशन मिलता है उन फंड्स का। तो ये तो सदर्न
सदर्न स्टेट्स के साथ में एक बहुत बड़ा अन्याय है, ऐसा इनका कहना है। पर यहाँ पर अगर सिनेरियो को पूरा अच्छी तरीके से देखा जाए तो ये पूरा सच नहीं है। जहाँ 15th फाइनेंस कमीशन ने पॉपुलेशन को एक पैरामीटर रखा जरूर है, लेकिन वही 15th फाइनेंस कमीशन के हिसाब से उन्होंने जिन स्टेट्स ने अपने यहाँ पॉपुलेशन कंट्रोल को इम्प्लीमेंट किया है उनको कुछ एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स करके पॉइंट्स दिए हैं और उसका परसेंटेज अच्छा खासा है, जो कि सदर्न स्टेट्स को एक एडवांटेज देने वाला पैरामीटर जरूर साबित होता है। अब अगर हम बात करें कि इंटरिम बजट में ऐसी क्या प्रोविजंस है जिनके कारण यहाँ इतना बड़ा विवाद खड़ा हुआ है, तो ऐसा है कि मिस्टर डीके सुरेश का ये कहना है कि जहां कर्नाटका जीएसटी कंट्रीब्यूशन में देश में सेकंड हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर स्टेट है और ओवरऑल साउथ इंडिया भी नॉर्दर्न स्टेट से आगे है। इवन अगर स्टेट्स का जो कंट्रीब्यूशन होता है देश की जीडीपी में, उसमें भी अगर हम देखें तो साउथ इंडिया के 5 स्टेट्स मतलब कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना मिला के 30% के अराउंड कंट्रीब्यूट करते हैं देश की ओवरऑल जीडीपी में। और उसी के कंपैरिजन में जो नॉर्थ के स्टेट्स हैं उनका नंबर ये बहुत ही कम है। पर फॉर एग्जांपल गुजरात और यूपी जैसे जो स्टेट्स हैं उनको टैक्सेस के डिवोल्यूशन में ज्यादा हिस्सा मिलता है और यहाँ पर एक देखा जाता है कि सेंटर की तरफ से कहीं ना कहीं इनके लिए थोड़ा सा फेवरेटिज्म किया जाता है, ऐसा मिस्टर डीके सुरेश का कहना है। और अगर हम देखें तो साउथ से ये डिमांड इसके पहले, और इसी के साथ अगर हम द्रविड़ नाडु या फिर साउथ इंडियन स्टेट्स के लिए एक अलग कंट्री ये डिमांड को देखें तो ये कर्नाटका से पहली बार डिमांड उठी है। इसके पहले तमिलनाडु से ये डिमांड उठाई जा चुकी है, पर कर्नाटका स्टेट से पहली बार इतने हाई रैंकिंग पर्सनैलिटी ने ये बात कही है पब्लिकली। हालांकि उन्होंने इस कंट्रोवर्सी के कुछ टाइम बाद ही अपना स्टैंड क्लियर करते हुए ये कहा है कि वो एक प्राउड कन्नडिगा और इंडियन सिटीजन है, पर ऐसे केसेस में आपको एज एन एस्पिरेंट और आगे भी एज अ सिविल सर्वेंट एक बात यहाँ ध्यान रखनी चाहिए कि दो ऐसे स्टेटमेंट्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स पॉलिटिकल ही होते हैं, पर इनको हम निग्लेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि कई बार किसी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के चलते या फिर किसी अंडर करंट के चलते ऐसे बयान पॉलिटिशियंस की ओर से उठाए जाते हैं। द्रविड़ नाडु मतलब पूरे साउथ इंडिया का एक अलग राष्ट्र, ये डिमांड मेनली जो ईवी रामास्वामी पेरियार थे, जो कि इंडिपेंडेंस के टाइम पर सदर्न स्टेट्स में एक बहुत बड़े रिवॉल्यूशनरी थे, एक बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर उन्हें कह सकते हैं, जिनकी एंटी कास्टिज्म मूवमेंट ये बहुत फेमस हुई है पूरे साउथ इंडिया में। और उसी से इंस्पायर होकर आगे कुछ सालों में, आगे आने वाले सालों में जो वहाँ पॉलिटिकल बैकग्राउंड एक पूरा बना, तो उसमें डीएमके जो पार्टी थी, जो तमिलनाडु की आज भी रूलिंग पार्टी है और एक बहुत प्रोमिनेंट उसका वोटर बेस है, वो पार्टी की तरफ से ये डिमांड को छोटे मोटे तरीकों से कभी ना कभी उठाया गया है। तो चलिए, जो भी हो, ऐसा ये ओवरऑल इशू है और आपको एज अ सिविल सर्वेंट आगे जाके ये बात ध्यान में रखनी होगी कि कभी भी किसी सेक्शन ऑफ सोसाइटी पर जब एनीवे मतलब चाहे वो सोशल हो या फाइनेंशियल हो अन्याय होता है तो उसको समय रहते एड्रेस करना, और वो भी सारे सेक्शंस ऑफ सोसाइटीज को कॉन्फिडेंस में लेकर, यही आगे आने वाले बड़े आउटब्रेक्स और रिवॉल्यूशंस को रोकने का सबसे प्रूवन तरीका हमेशा से रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, आगे भी हमारे ऐसे ही बड़े इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको हमारे भद्रा IAS के यूट्यूब चैनल पर मिलने वाले हैं और हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आपको अगले कौन से टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस देखना पसंद होगा।